अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब नवाज और आप देख रहे हैं ज़ैब FM डिजिटल। आज के पॉडकास्ट का नाम है नेक्स्ट जेन बायोटॉक। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं जिसके बारे में हमने बहुत कम ही सुना होगा और यूजली इसके ऊपर बहुत कम ही जिक्र होता है। व्हाट इज दैट टॉपिक? आज के टॉपिक का नाम है बायो रेमिडिएशन। अब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम अपने एक बहुत ही अच्छे गेस्ट को बुलाने लगे हैं, जिसके लिए हम थैंकफुल हैं डॉक्टर अरूसा का। अब आज के जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ मेरी क्लासमेट हैं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा इनका पोटेंशियल है। हम वेलकम करने लगे हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त फजीला दाद का। अस्सलाम वालेकुम फजीला। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फजीला कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फजीला, आपको कैसा लग रहा है आज के पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। Okay. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली दफा आई हूँ किसी पॉडकास्ट में और बात करने के लिए। थैंक यू। आप आइए, अपना वक्त निकाल के हमारे लिए आएंगे और मुझे खुशी है कि आपको एक्साइटमेंट हो रही है। आई गेस आपको इंशाल्लाह थ्रू आउट द पॉडकास्ट बहुत मजा आने वाला है। ओके फजीला, सबसे पहले आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी जर्नी कैसी रही है? ज़ैनब, मैट्रिक किया मैंने साइंस में। Okay. और जैसे कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि फीमेल अगर कोई लड़की है तो उसे ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर बनेंगी, अगर कोई लड़का होता है तो उसको कहते हैं आप इंजीनियर बनोगे। बिल्कुल, पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। और इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको ये बता दिया जाता है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे, वहाँ बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती। तो एज यूजुअल मुझे भी बता दिया गया था कि आप डॉक्टर बनोगे बड़े होकर। तो मैंने भी यही अपने जहन में रखा कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। तो उसको लेकर आगे मतलब आपका मैट्रिक से पहले अगर आपकी बात करें 5 क्लास में 6 क्लास में, तब से आपके माइंड में था लाइक मुझे डॉक्टर बनना है? जी, मुझे यही बता दिया था घर वालों ने कि आप डॉक्टर बनोगे। तो मैंने मतलब इंटर तक, इवन इंटर के बाद भी मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो ये जर्नी चलती रही। आपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने मैट्रिक कराची बोर्ड से किया है। मेरा स्कूल था KMA गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कराची। मैंने वहाँ से अपना मैट्रिक किया। सही है। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही थी? स्कूल लाइफ में मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, टीचर्स की फेवरेट भी थी। तो मेरा यही था। क्या था आपका? यही बताओ। टीचर्स की फेवरेट थी। तो आप फेवरेट रही हैं। अब आप स्कूल में फेवरेट रही हैं, तो फिर आपने जो है अपना मैट्रिक क्लियर किया। मैट्रिक के टाइम आपका कुछ माइंड बना कि मुझे आगे जाके लाइक डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर की ही जर्नी चल रही थी तब तक? जी बिल्कुल, मेरा यही सोच रही थी कि डॉक्टर ही बनना है। कुछ भी हो डॉक्टर ही बनना है। सही है। फिर आप कॉलेज में आ गई? जी, कॉलेज में आई। ओके, तो फिर कॉलेज में आपका कुछ मतलब लाइक फर्स्ट ईयर के बाद आपको रियलाइज हुआ कि लाइक यार डॉक्टर बनने के चांसेस है या नहीं है? नहीं, अब कॉलेज में ये हुआ कि कॉलेज में मैंने मेहनत की, अच्छे नंबर भी आए। फिर यही सोचा कि मतलब डॉक्टर बनना है तो उसके लिए MD टेस्ट जो है, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो क्लियर करने हैं। टेस्ट दिया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहा जाए तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ उस वक्त। 1-2 मार्क्स थे शायद मेरे, उससे मैं रह गई। फिर मैंने कहा कि मैं इस साल रिपीट करती हूँ, मतलब 1 साल लेकर पूरा रिपीट करूंगी और फिर आगे मतलब दोबारा टेस्ट दूंगी। लेकिन उस वक्त मेरे बड़े भाई थे, अब वो मानते भी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप जो हैं क्यों, मतलब 1 साल क्यों वेस्ट करना, एक काम करें आप यहाँ तो किसी बायो फील्ड में चले जाएं, या इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स कर लें। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो फजला, अगर मैं इस चीज को अगर लिंक करूँ कि अगर अब आप एक माशाल्लाह से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ आई डिड समथिंग इन माई लाइफ, तो अगर हम इस चीज को इस तरह रिलेट करें कि आपके भाई ने फिर आपको पुश जो किया वो अच्छा पुश किया था आपको, या अब आप कहते कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे रिपीट कर लेना चाहिए था? नहीं, अब इतने सालों बाद मुझे लगता है कि मतलब जो मेरी डेस्टिनी थी मैं वहाँ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी डेस्टिनी से कि जहाँ पर मैं हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड। सो यू आर सेटिस्फाइड कि आपके भाई ने जो आपको पुश किया वो सही था? जी, अभी भी मैं जब भाई से बात करती हूँ उनको बताती हूँ कि आपकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं याद, मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं। सही। वो भाई ऐसे होते हैं, सबके भाई ऐसे, पाकिस्तानी फैमिली। अच्छा, तो फिर माशाल्लाह आपने कॉलेज तक कर लिया, आपका MCAT में नहीं हुआ तो आपके भाई ने आपको ये सजेशन दी। फिर उसके बाद आपने सजेशन को करते हुए कौन सी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया अपने बैचलर्स के लिए? जी, जैसा मैंने बताया कि भाई ने कहा था यहाँ तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले ले, ऑप्ट कर ले अपने लिए, या आप किसी बायो के फील्ड में चले जाए। तो उस वक्त मुझे याद होता है कि मेरे भाई मेरे लिए KU का प्रोस्पेक्टस लाए थे। उसमें ये था कि उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कुछ टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं जिनके लिए आपकी सिर्फ परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, आप उसके जरिए वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा, वहाँ पे मैंने जब चेक किए तो सबसे ज्यादा जो था वो स्कोप था माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब उसमें ज्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड थी। तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस मेरा जब फॉर्म आया तो फॉर्म में 3 चॉइस होती है आपकी कि कौन सा आपको चूज करना है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी उस पर मैंने माइक्रो को
रखा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद लास्ट में मैंने फिजियोलॉजी रखा। फिर तो आपने क्या सोच के तीनों चूज किए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उस वक्त तक मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, बस बाई के चूज कर लिया। जी, बाई की कई भी बातों पर मैंने अमल किया। सही। तो आपने उस वक्त थोड़ा इसके बारे में देखा भी नहीं? मुझे पता भी नहीं था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती क्या है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। वही इंटर की जो आपकी केमिस्ट्री होती है मैंने वही पढ़ा हुआ था। बायोलॉजी में मेरा ये था कि बायोलॉजी में मेरे मैट्रिक के भी मार्क्स बड़े अच्छे थे, 100 आउट मतलब 92 आउट ऑफ 100 थे, और इंटर में भी बड़े अच्छे थे, वही उनका भी एग्रीगेट बड़ा अच्छा बना था। तो मैंने कहा माइक्रोबायोलॉजी इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो थोड़ा मेरे लिए इजी होगा। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का पता नहीं था कि करना क्या है, स्कोप भी भाई ने नहीं बताया था कि स्कोप क्या है, ऑर्गेनिक का भी नहीं बताया था। कराची की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, स्कोप तो मैं कहती हूँ इंसान अपने आप से बनाता है। जी बिल्कुल। तो फिर आपको सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपकी एक्सेप्शन हो गई? जी, माइक्रोबायोलॉजी में जी सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने 4 साल वहाँ पे पढ़े, वहाँ से डिग्री ली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ और करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मतलब मैं कराची से बिलोंग नहीं करती, मेरा जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान से है। बिल्कुल हमारी बलोची है। जी, मैं बलोच हूँ, और फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा बलूचिस्तान। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो उस वक्त मतलब मैंने कुछ गैप लिया, और लेकिन वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि दोबारा क्यों ना मैं अपना यहाँ वापस आकर दोबारा से अपनी जर्नी जो है उसे कंटिन्यू कर लूँ। तो वापस मैं यहाँ आई। मैंने सोचा कि एमफिल के लिए आप वापस दोबारा केयू में एडमिशन लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तब तक जो है वहाँ एडमिशन क्लोज हो चुके थे। फिर वही मेरे भाई आ गए। भाई का बहुत रोल है मेरी जिंदगी में। तो भाई का ये था कि भाई ने कहा कि भाई वहाँ नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, ज़ेबिस्ट में ले, उसके एडमिशन अभी जो है वो ओपन है, आप वहाँ फॉर्म सबमिट करें। तो मैंने कहा चले कर लेते हैं, करना तो है, चाहे केयू से करें या यहाँ से करें। तो एडमिशन लिया, एडमिशन हुआ, यहाँ आई। यहाँ जब मैं आई तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ज़ेबिस्ट वालों ने, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा फजला, मुझे एक बात है, बहुत कुछ चल रहा है, आपके भाई का तो बहुत ज्यादा अहम रोल है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी थी? यूनिवर्सिटी लाइफ में बैचलर्स कैसा गुजरा? हाँ, बैचलर ये था कि बैचलर में जब माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एंटर हुए तो लगा कि हाँ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कैसी फील्ड है, उसमें कितना मतलब आपका स्कोप होगा, वहाँ मतलब कहाँ आप उसे अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं या अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने मतलब वही बात कि मुझे वापस जाना था, तो वहां गई, वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ टाइम मैंने रेस्ट किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वापस आके यहाँ पे दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत हो गया, वहां नहीं बैठ सकते, चलो यहाँ आके कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ आ गए, ऑफिस से एडमिशन ली। सही। तो फजला अब देखें, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने बस वापस आया, बोर हो रहे थे तो हमने आगे स्टडीज कर लेते कंटिन्यू, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो बोरियत का टाइम पीरियड था आपने उसको कैसे टैकल किया? उसमें आपने अपने माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा सा देखा, आपने जो है वो ज़ेबिस्ट के प्लेटफॉर्म को देखने की कोशिश करी, आपने आगे देखा कि एमफिल के मेरे पास क्या ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के बारे में कुछ बताएंगे कुछ इस तरह? देखिए, जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी सुनते थे कि जिस फील्ड में आए, मेरे एक टीचर होते थे, उनका जिक्र करती हूँ, वो बताती थी, हमें टीचर होती थी, वो हमें बताती थी कि मतलब आप लोग खुद को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहोगे तो आप कन्फाइंड रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक बायो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट कहोगे तो आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऑप्शन बहुत ज्यादा होंगी। तो उन्हीं की बात को मतलब कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे बायो साइंस में एडमिशन ले लिया कि बायो साइंसेस करते थे, MS बायो साइंस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब फजीला, आपकी जिंदगी में तो 2 लोगों ने बहुत अहम किरदार किया, एक आपके टीचर ने और एक आपके भाई ने। अब आपकी जर्नी तो माशाल्लाह थ्रू आउट बहुत ज्यादा एक अप्स एंड डाउन भी कह सकते हैं, और अप एंड डाउन के बाद एक बहुत ज्यादा आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गए जिसने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी। एग्जैक्टली। अब आप ये बताएं, आपको ज़ेबिस्ट ने आके क्या आपको आपको कराची यूनिवर्सिटी और ज़ेबिस्ट में कुछ फर्क दिखा? आपको यहाँ लगा कि हाँ अब MS लाइफ में आई हूँ मैं? देखिए, BS तक तो कहते हैं ना कि बच्चे ही होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, जब आते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर करते हैं, लेकिन MS तो वो फील्ड है जहाँ पे आप प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। तो मतलब एज अ प्रोफेशनलिस्ट आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे अभी मैं बायो साइंस में हूँ तो उसमें मैंने अपने पहले से ही बहुत सारी चीजें अपने लिए रखी हैं कि आगे मुझे करना क्या है, मुझे वायरोलॉजी लेनी है या ऑन्कोलॉजी लेना है, किस फील्ड में जाके क्या काम करना है, हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। और यहाँ के टीचर्स जो हैं वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं, वो आपको बताते हैं, जितने भी मतलब मेरे पिछले सेमेस्टर में टीचर्स थे या अभी जो टीचर्स हैं वो आपको एक एक चीज के बारे में आइडिया देते हैं
कि आप अगर इस फील्ड में जा रहे हो, मतलब अगर आप ये, जैसे मैंने बताया, बायोलॉजी जो है एक वास्ट फील्ड है, आप उसमें डिफरेंट डोमेन में जा सकते हैं। जैसे अगर मेरा देखा जाए तो मुझे कैंसर बायोलॉजी पे काम करना है, हाँ। तो वो मतलब मेरे जो टीचर हैं, जो सुपरवाइजर होंगे, वो मुझे बताएंगे, वो यहाँ पे बताते हैं। अच्छा फजीला, अब आपने कैंसर बायोलॉजी की भी जिक्र किया, आपने बताया आपका माइक्रोबायोलॉजी में भी एक आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आपका जो आज का टॉपिक है बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, अब आपका ये माइक्रोबायोलॉजी से भी लिंक है और एमएस बायोसाइंसेस में की बात करें तो बायोसाइंसेस से भी उसका लिंक है, तो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए जैनब, सबसे मतलब हम सुनते हैं, हर वक्त सुन रहे होते हैं कि किस तरह से मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ, ज्यादा, लेकिन उनको टैकल करना, हाँ, किस तरीके से उनको एलिमिनेट किया जाए हमारे एनवायरनमेंट से, वो एक मतलब एक सवाल है ना, बिल्कुल, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि किस तरीके से कर। तो फजीला, अब जिस तरह आप हमें बता रही हैं कि ग्लोबली जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज होती चली जा रही है, तो बायो रेमिडिएशन का क्या रोल है इसके अंदर, और बायो रेमिडिएशन है क्या, पहले तो आप हमें ये बताएं। देखिए, पहले हम बायो रेमिडिएशन से पहले हम ट्रेडिशन वे देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेडिशन वेज हैं जिनके जरिए हम पॉल्यूशन को टैकल कर सकते हैं। मतलब अगर ट्रेडिशन में देखा जाए तो ट्रेडिशनली जो लोग करते हैं वो मैनुअली रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर एक जगह पे पॉल्यूटेंट है, जैसे अगर सॉइल की बात करें, अगर सॉइल में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उनको किस तरीके से वहां से रिमूव कर दिया जाए। लेकिन जैसे बायो रेमिडिएशन की आप बात कर रहे हो, तो बायो रेमिडिएशन भी उसको रिमूव ही कर रहा है, हाँ। लेकिन वो बायोलॉजिकली और इको फ्रेंडली वे में कर रहा है। ओके 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 ओके, तो मतलब लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आ गया कि ट्रेडिशनली जो है वो और इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली एक अप्रोच है पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। अच्छा फजीला, अब आपने हमें बायो रेमिडिएशन के बारे में बताया, अब हमें बताएं कि बायो रेमिडिएशन वर्क कैसे करती है। देखिए, बायो रेमिडिएशन हम देखिए करते हैं, लेकिन बायो रेमिडिएशन है आप उसे दो तरीके से कर सकते हो, उसके और भी प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन दो मेन इसमें प्रोसीजर है। एक जो है वो फाइटो रेमिडिएशन है, और दूसरा जो है वो एंटोमो रेमिडिएशन है। अब फाइटो में हम प्लांट्स को, माइक्रोब्स को यूज करके डिफरेंट कंटेमिनेंट्स या डिफरेंट पॉल्यूटेंट को रिमूव कर सकते हैं। और जो एंटोमो का कह रही थी मैं, एंटोमो में हम डिफरेंट इंसेक्ट्स को यूज इंसेक्ट के जरिए आप पॉल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। जैसे उसमें एक इंसेक्ट है जिसको ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा कहते हैं। पता है उसके जो लार्वाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेवी मेटल को एक्यूमुलेट करते हैं। अच्छा, वो उसकी डिटेक्शन भी कर रहे होते हैं और उसको एक किसी भी मतलब जगह से वहां से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फजला, अब आपने जैसे जिक्र किया था कि इंसेक्ट्स के जरिए हम बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं आप लोग? एंटोमो रेमिडिएशन जो है वो एक इमर्जिंग फील्ड है। इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स को, फ्लाइज को, टर्माइट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होंगे, उनको यूज करके हम बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं। जैसे सोल्जर, एक फ्लाई है जिसका नाम सोल्जर डेड फ्लाई है, ब्लैक सोल्जर डेड फ्लाई इस तरह का है। उसके लार्वा को यूज करके हम हैवी मेटल्स को किसी भी एनवायरनमेंट से रिमूव करवा सकते हैं। दैट्स वेरी गुड यार। जी, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है ना कि बिल्कुल कि मतलब एक इंसेक्ट के लार्वा को आप यूज कर रहे हो। हमारे लिए एक न्यू बात है कि आप एक लार्वा के जरिए, एक इंसेक्ट के लार्वा के जरिए आप हैवी मेटल्स को रिमूव करवा रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी यार। और कुछ और भी होते हैं जैसे प्लास्टिक का बहुत बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। अब एंटोमो रेमिडिएशन के जरिए आप उस प्लास्टिक को, जैसे उसमें भी एक इंसेक्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मील वॉर्म, आप उसे यूज कर रहे हो उस प्लास्टिक की डिग्रेडेशन के लिए। मतलब जहाँ पे आपके पास डेब्रिज है प्लास्टिक का, उसे अगर आपको रिमूव करवाना है तो आप एक इंसेक्ट यूज कर रहे हो, वो उस पे ग्रो कर रहा है और उसे रिमूव कर रहा है, उसकी डिग्रेडेशन करवा रहा है। सही। तो डिफरेंट इंसेक्ट आपके लिए इस फील्ड में आप उसे यूज करके आप पॉल्यूटेंट को अपने एनवायरनमेंट से एलिमिनेट करवा सकते हैं। अच्छा, तो फजला जैसे आपने बताया कि इंसेक्ट्स को उसके ऊपर ग्रो करवा सकते हैं प्लास्टिक के डेब्रिस के ऊपर, तो डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है? जब आप बता रही थी ना कि ये जो प्लास्टिक पे आप जो बता रहे हो कि उस पे वो इंसेक्ट ग्रो करेगा, उसे डिग्रेड करेगा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अदरवाइज हमारे पास प्लास्टिक को डिग्रेड करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी केमिकल के जरिए उसे ट्रीट करवा के उसे रिमूव करवा सकते हैं। उसमें हमें टाइम तो कम लगेगा, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं होगा। अगर उसके कंपैरिजन में हम जो वॉर्म यूज कर रहे हैं, मील वॉर्म, उस इंसेक्ट को यूज करके उसकी डिग्रेडेशन करवाएंगे, उसमें टाइम तो ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली टाइम तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो इको फ्रेंडली है। वो उस पे ग्रो करके उसको डिग्रेड करके आपको दे देगा। ओके फजीला, पर अब आप हमें ये बताइए कि बायो रेमिडिएशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं? वैसे तो वाइड रेंज ऑफ
माइक्रोब्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम यूज करके बायो रेमेडिएशन करवाते हैं। लेकिन कॉमनली जो है जैसे हेवी मेटल की रिमूवल के लिए हम सूडोमोनास के कुछ स्पीशीज को यूज करेंगे। उसके अलावा अगर बेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन जो होते हैं वो भी पॉल्यूटेंट ही है हमारे एनवायरमेंट के लिए, अगर उसे रिमूव करवाना होगा तो उसके लिए हम बैसिलस के कुछ स्पीशीज हैं जो उनको रिमूव करवाते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास फंजाई हैं जिसमें एस्परजिलस है, वो भी हैवी मेटल को जैसे जिसमें कैडमियम है या आर्सेनिक है उनकी रिमूवल के लिए उन्हें यूज किया जाता है। अच्छा फैसला, अब आप हमें बताइए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है बायो रेमेडिएशन में? जनाब अभी थोड़ी देर पहले हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे ना, आपको मैंने बताया था कि हम इंसेक्ट के जरिए हम उस प्लास्टिक को डिग्रेड करवा सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें आइडियोनेला स्पीशीज है जो पैक्टेज वो प्रोड्यूस करते हैं। पैक्टेज वो एंजाइम है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करवाने में हेल्प करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे एडियोनेला का मैंने बताया, वो क्या करेगा अगर उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे उसके किसी भी स्ट्रेन को, तो वो इजीली मतलब वो एफिशिएंटली डिफरेंट एंजाइम को प्रोड्यूस करवाकर उस प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकता है। तो जेनेटिक और इसके अलावा भी अगर आप जेनेटिकल वो बोल रहे हो कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत से ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे मैंने भी बात की थी पहले कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे फाइटो रेमेडिएशन के जरिए उस पॉल्यूटेंट को रिमूव करवा रहे हैं, उनको भी तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे टाइम जो है, जो सबसे बड़ा मसला बायो रेमेडिएशन का यही था कि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होता है। तो जेनेटिकली जब हम उन्हें मॉडिफाई करेंगे तो वो टाइम उसके कंपैरिजन कम लेंगे। ओके फैसला, जैसे कि आपने मुझे बताया है कि आपने बायो रेमेडिएशन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है, तो आप मुझे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे जिसमें बायो रेमेडिएशन के हवाले से कुछ काम किया गया हो? देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बायो रेमेडिएशन को यूज करके चल रहे होते हैं। मुझे याद पड़ता है 2009 में एक प्रोजेक्ट था इक्वाडोरियन ऑयल स्पिल। एक लैंड जो पॉल्यूटेड था ऑयल की वजह से, वहां उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता, मतलब 3-4 साल लग सकते थे या उससे भी ज्यादा रख सकते थे। तो साइंटिस्ट ने वहां पे क्या किया, वहां पे उन्होंने एक माइक्रो एल्गी की स्पीशी को लेकर वहां पे उस ऑयल को विद इन 6 मंथ से वहां रिमूव करवा दिया। और उसको रिमूव करने में मतलब आप अगर उस लैंड पे देखें तो वहां पे विद इन 6 मंथ जो हाइड्रोकार्बन जो थे उसकी क्वांटिटी 50% कम हो गई थी। और अगर आप उसके अलावा जो क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी 80% कम हो गया था बायो रेमेडिएशन से। मतलब आप टाइम बचा रहे हो, उसको रिमूव करो और इको फ्रेंडली भी है। हाँ, और दूसरा इको फ्रेंडली भी है। और इसके अलावा आपने एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही लेके हमने एक डिग्रेडेबली हमने रिमूव किया। जी ज़ैनब, एक और भी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें वो डीप वाटर ओरिजिन स्पिल था, उसे भी उन्होंने इसी तरीके से रिमूव करवाया था। जब ऑयल टैंकर जो है वो स्पिल हो गया था विद इन द सी, तो उसको रिमूव उन्होंने इसी तरीके से करवाया था। और वो भी 2 ईयर्स के अंदर पूरा सी जो है आपका क्लीन हुआ। मतलब आपने पूरी एक एक्वेटिक लाइफ उसको सेव कर दिया दोबारा बायो रेमेडिएशन से, वरना अदरवाइज आपको रिमूव करना मुश्किल था। बायो रेमेडिएशन के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में होने लगे, सो डू यू थिंक कि हमारी जो वाटर पॉल्यूशन इतनी ज्यादा पाकिस्तान में इंक्रीज होती चली जा रही है वो काफी ज्यादा हद तक बेहतर हो जाएगी? ज़ैनब, पाकिस्तान में भी हम बायो रेमेडिएशन यूज कर सकते हैं। जैसे आप वाटर पोल्यूशन का बता रही थी कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन इसको किस तरह हम कम कर सकते हैं। एक तरीका है नैनो जीरो वायलेंट आयरन तरीका। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो वाटर है ग्राउंड वाटर, उसमें डिफरेंट आयरन के या हेवी मेटल्स की मौजूदगी होती है जो हमारे वाटर को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। तो इस तरीके से हम उनको रिमूव करवा सकते हैं। तो ये यूज होते हैं। सही। तो मतलब आपकी नजर में अगर बायो रेमेडिएशन को पाकिस्तान में इसी टेक्निक को फॉलो किया जाए तो वाटर पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से, हमारी कंट्री से। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा हमारी लिए बहुत इको फ्रेंडली भी हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसके कोई ग्लोबली चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे तो उसका एक खतरा ये होता है कि आपका जो वाइल्ड फॉर्म ऑफ आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उससे म्यूटेड ना हो जाए और आपका फूड चेन जो है, जो नॉर्मल फूड चेन है हमारा, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सबसे बड़ा मसला ये है। और दूसरा मसला ये है कि हमारा बायो रेमेडिएशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। उसको मतलब उसको अगर आप करवाना चाहो कि मतलब उसको टाइम कम आप यूज करो तो उसके लिए आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और वो कॉस्टली होते हैं। मतलब जेनेटिकली आप किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करवा रहे हो फिर उसे यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा
एक्सपेंसिव होगा। तो आज फजीला आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है बायो रेमेडिएशन से रिलेटेड। अब एक छोटा सा हम रैपिड फायर करेंगे। जी बिल्कुल। उस रैपिड फायर में हम क्या करेंगे, आपने 1 वर्ड आंसर हमें देना है जो आपके माइंड में आएगा बायो रेमेडिएशन से रिलेटेड। ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। जी बिल्कुल। ओके सो फजीला सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बायो रेमेडिएशन का प्राइमरी गोल क्या होता है। लाइक अगर मैं इसके ऑप्शंस आपको दूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। क्या वो क्लीन अप कर रहा है, रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है या डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है? क्लीन अप। ओके बेसिक जो है वो क्लीन अप है। गुड। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है बायो रेमेडिएशन के अंदर? इनहिबिशन करवा रहा है, डिग्रेडेशन करवा रहा है या एम्प्लीफिकेशन करवा रहा है? जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बता रहे हो वो तो डिग्रेडेशन ही करवाएंगे। गुड जी। अच्छा अब थर्ड है हमारे पास, बायो रेमेडिएशन की क्या एडवांटेजेस है? टाइम कंज्यूमिंग है, सस्टेनेबल है या कॉस्टली है? ऑफ कोर्स सस्टेनेबल है। गुड। अच्छा अब आप ये मुझे बताएंगे कि बायो रेमेडिएशन के जो है वो हैवी मेटल्स को रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहा है। यस गुड। वो कौन सी टेक्निक थी? और वो तुम्हारी टेक्निक थी फाइटो रेमेडिएशन थी, एंटोमो रेमेडिएशन थी। वो वही तरीके थे जिससे हम हैवी मेटल्स को रिमूव करवा रहे थे। गुड। सो भाई हमारा रैपिड फायर तो आपने बहुत अच्छे से हमें आंसर दिए। ओके सो आज का फिर हमारा पॉडकास्ट जो है वो अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। और फजीला थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपने अपना टाइम दिया और हमें एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया जिसके बारे में हमने काफी कम ही सुना है। सो थैंक यू सो मच कि आप आए, अपना टाइम निकाल। थैंक यू ज़ैनब फॉर हैविंग मी देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई होप फजीला आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा एंड आई एम श्योर कि आप फिर से हमारे गेस्ट बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। सो गाइज आज का पॉडकास्ट अपने अख्ताम पर है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा एंड डू लेट मी नो कि अगर आपके आज के पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई सजेशन है या कोई आप हमें बात बताना चाहें। ओके सो अल्लाह हाफिज, आपकी होस्ट ज़ैनब नवाज।